हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। आपका आज का जो लेक्चर है नेट जेआरएफ साइकोलॉजी गेट और ऑप्शनल का, वो जो है आपका किसके ऊपर बेस्ड है? आपका ग्रीक, जो आपकी पुरानी जो फिलॉसफी थी जिससे हमारी साइकोलॉजी उभर के आई। ठीक है, तो आज हम उन सबको पढ़ेंगे जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उनमें से कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने साइकोलॉजी या साइकोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स का आपको बेसिकली क्या दिया, एक बेस दिया। तो आज हम उन सब की बात करेंगे। इसी के साथ हमारा जो पूरा फर्स्ट यूनिट है इट इज कवर्ड। ठीक है, द होल फर्स्ट यूनिट इज डन। ठीक है, हम पूरी अपनी फर्स्ट यूनिट कर चुके हैं। ठीक है, इससे लेक्चर से बाहर आपका मुश्किल से ही कुछ आएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आई ट्राई कि PYQ सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। पर अभी हमारा जो फर्स्ट फोकस है वो आपका किस पे है? क्वेश्चंस को करने से ज़्यादा अभी हमें सब्जेक्ट ख़त्म करना है। वंस विल फिनिश द सब्जेक्ट, उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, इनफैक्ट यूनिट वाइज, आपकी पर्टिकुलर यूनिट आपके एक टॉपिक से, हर एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन जो है वो हम लेकर आएंगे। अभी हमारा जो आज का है, आज के बेसिकली व्हाट, ग्रीक हेरिटेज की हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की, ठीक है, टिल द 1800s जो साइकोलॉजी थी वो अलग थी ही नहीं। वो आपकी फिलॉसफी के अंडर ही कुछ कुछ चीज़ें आती रही थी, जैसे कि आपकी हिपोक्रेट्स हो गए। हिपोक्रेट्स ने आपका जो फॉर ह्यूमर जो आपका पर्सनैलिटी टाइप दिया था उसके ऊपर बेस्ड आ गया। जन मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, वो वाली चीज़ें आ गई। तो चीज़ें इसी तरीके से चल रही थी। ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी वर्ड जो है वो आपका नहीं आया था। ठीक है, वो टर्म जो है वो आपकी नहीं कॉइन हुई थी तब तक। देन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी जो एक फ्रेंच फिलोसफर थे, रेने डिस्कार्टेस, ठीक है, उन्होंने एक आइडिया दिया था ड्यूअलिज्म का। ड्यूअलिज्म इज बेसिकली व्हाट? ड्यूअलिज्म इज कि देर इज अ माइंड प्लस देर इज अ बॉडी। ठीक है, क्या बोलते हैं? देर इज अ माइंड प्लस देर इज बॉडी। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ड्यूअलिज्म बोलते हैं, कि माइंड को अलग से कंसिडर करा जाए एंड बॉडी को अलग कंसिडर करा जाए। सो रेने डिस्कार्टे ने फर्स्ट टाइम ये दी, then which asserted that the mind and body were two entities that interact to form the human experience। ठीक है, और उससे क्या बनता है? ह्यूमन एक्सपीरियंस बनता है इन दोनों के इंट्रैक्शन से। हर ह्यूमन में एक माइंड होगी, एक बॉडी होगी, और उससे क्या बनेगा? एक ह्यूमन बनेगा उनके इंट्रैक्शन से। ये बेसिकली स्टार्ट था जहाँ से साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ जो टर्म है वो आई, जिसको हम मानते हैं ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। लेकिन इससे पहले से जो आपके बाकी के फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर जो थे, वो भी इसी एरिया में बहुत सी जो फाइंडिंग्स थे, जो बहुत सी जो थ्योरीज थी, वो आपको प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट नाम आपका आता है दैट इज हिपोक्रेट्स। ठीक है, स्पीकिंग अबाउट द हिपोक्रेट्स, ही वॉज ग्रीक फिजिशियन। ठीक है, उनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ मेडिसिन। सिमिलरली मेडिकल प्रोफेशन में अगर आपकी जो ओथ होती है, जो डॉक्टर्स जो ओथ लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हिपोक्रेटिक ओथ। ठीक है, अभी रिसेंटली वो चेंज हुई है, अब वो कौन सी ओथ लेते हैं? प्लीज लेट मी नो। ठीक है, कमेंट करिए। उससे पहले उनकी जो ओथ थी उसे क्या बोलते थे हम? हिपोक्रेटिक ओथ, क्योंकि ये एक बहुत बड़े फिजिशियन जो हैं हिस्ट्री में रह चुके हैं। इनके हिसाब से ये बेसिकली आपके क्या थे? ड्यूअलिस्ट थे। क्या थे आपके? ड्यूअलिस्ट थे। तो ड्यूअलिस्ट होने का मतलब क्या है? ये भी माइंड प्लस बॉडी दोनों चीजों को अलग मानते थे। ये भी दो के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते थे। ठीक है, टू हिम माइंड वॉज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी दैट कंट्रोल बाय द बॉडी फिनोमिना, लेटर नॉन एज ड्यूअलिज्म। अब इन्होंने इस टाइम पे बोला तो था, लेकिन इन्होंने टर्म कॉइन नहीं करी थी ड्यूअलिस्ट वाली। ठीक है, यहाँ पे इनके पास बैकड्रॉप हो गया, रेने डिस्कार्टिस ने वो फिनोमिना दे दिया, वहां से उनका नाम स्टार्ट होगा। लेकिन ड्यूअलिज्म जो है वो इनका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट ये जो है वो इनके ही स्टूडेंट के स्टूडेंट है, जो रेने डिस्कार्टिस हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं फोर ह्यूमर थ्योरी की इनकी। द फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकेंड वन इज येलो बाइल, देन थर्ड वन इज ब्लैक बाइल, एंड द फोर्थ वन इज फ्लेगम। ठीक है, ब्लड वाला आपका सेंग्विन है, देन आपका येलो बाइल वाला क्लोरिक है, ब्लैक बाइल वाला मेलेंकोली है, और फ्लेगम वाला आपका फ्लेगमेटिक है। अब इसके हिसाब से पर्सनैलिटी एक पर्सन की कैसे डिफाइन होती है हम वो देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो थे आपके क्या थे? फोर टेम्परामेंट्स थे। टेम्परामेंट क्या होते हैं? टेम्परामेंट इज बेसिकली हाउ अ पर्सन
बिहेव, उसका इमोशन, जो उसका लेवल है रिएक्शन का, वो किस तरीके का है, वो कितना स्टेबल है, ठीक है। सो दैट विल कम अंडर द टेम्परामेंट। कुछ लोग होते हैं जो लो टेम्परामेंट वाले होते हैं, बहुत जल्दी एक्साइट होकर आपके अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हाई टेम्परामेंट वाले होते हैं, ठीक है। सो वो टॉलरेंस की बात हो जाती है। सो यहाँ हम बात करेंगे ब्लड। ब्लड इज बेसिकली व्हाट, सैंग्विन। एलिमेंट इनका क्या है, एयर। एयर कैसी होती है, हॉट एंड मॉइस्ट, ठीक है। क्वालिटीज क्या होंगी इसकी, हॉट एंड मॉइस्ट। और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे पर्सनैलिटी के, करेजियस, होपफुल एंड आर्मरस। देन येलो बाइल की हम बात करेंगे, सिमिलरली फायर यहाँ पे आ जाएगा, हॉट एंड ड्राई, शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। ब्लैक बाइल की बात करेंगे, मेलनकॉली, अर्थ एलिमेंट है, कोल्ड एंड ड्राई, इंट्रोस्पेक्टिव एंड सेंटिमेंटल। देन हम बात करते हैं फ्लेगम की, जिसके अंदर फ्लेगमेटिक, एलिमेंट वाटर है, कोल्ड और मॉइस्ट, काम एंड अनइमोशनल। सो ये बेसिकली का है, ये पर्सनैलिटी की थ्योरी है। इसको अगर और आपको डिटेल में कराएंगे, सो वो हम कब कराएंगे, जब हम पर्सनैलिटी को करेंगे, या फिर जब हम पर्टिकुलर थ्योरिस्ट की, पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से उनकी थ्योरीज को डिस्कस कर रहे होंगे, तब मैं इसे बहुत अच्छे से डिटेल में कराऊंगी। अभी यू शुड नो कि 4 ह्यूमर्स क्या होते हैं। देर इज अ ब्लड, देर इज अ येलो बाइल, देन देर इज अ ब्लैक बाइल एंड देन देर इज अ फ्लेगम, ठीक है। सो ये आपके 4 उनके ह्यूमर्स की थ्योरी थी। देन हम बात करते हैं सॉक्रेट्स की। So Socrates was born in 470 BC and died in 399, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं, ग्रीक फिलोसफर थे फ्रॉम एथेंस, ठीक है। अब इन्हें फाउंडर भी बोला जाता है वेस्टर्न फिलोसफी का, एंड द फर्स्ट मोरल फिलोसफर्स ऑफ एथिकल ट्रेडिशंस ऑफ थॉट, ठीक है। फर्स्ट मोरल फिलोसफर थे एथिकल ट्रेडिशन ऑफ थॉट के। अपार्ट फ्रॉम इट ये भी ड्यूलिस्ट थे, इन्हीं के स्टूडेंट थे, सॉक्रेट्स के बेसिकली स्टूडेंट थे, ठीक है। ओ सॉरी, जो आपके पीछे थे हिपोक्रेट्स के बेसिकली स्टूडेंट थे। देन हम बात करते हैं सॉक्रेट्स ने क्या कहा था, इन्होंने कोई टेक्स्ट नहीं दिया था। देखो देर इज अ डॉक्यूमेंट जिनको बोलते हैं सॉक्रेटिक डायलॉग। तो सॉक्रेटिक डायलॉग जो थे वो बेसिकली इनके नहीं थे, इन्होंने नहीं लिखे, वो इनके स्टूडेंट प्लेटो और जीनोफोन ने मिलके लिखे हैं। जो इनसे बात हुई, जो इनके साथ जो भी उनका वार्तालाप हुआ, उनको बाद में सॉक्रेटिक डायलॉग बता दिया गया, ठीक है। सॉक्रेटिक डायलॉग इज बेसिकली व्हाट, व्हेन यू चैलेंज अदर्स बिलीफ। सो पीपल what do we do during the Socratic dialogue, they'll change, मतलब they'll challenge the other one's belief that why are you thinking like this, so this is comes under the Socratic dialogue। so ये सब जो है इनकी टेक्निक है, कैसे यूज हो सकता है, ये थेरेपी में भी यूज होता है आज भी। so ये बेसिकली किसने लिखे थे, आपके प्लेटो और जीनेफोन ने लिखे थे। इनकी खुद की कोई राइटिंग नहीं है, इन्होंने खुद कुछ ऑथर नहीं करा था कि मतलब ही ऑलवेज यूज टू स्पीक, और उनको बाद में कॉन्सोलिडेट करके एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया गया बाय प्लेटो एंड जीनोफोन। सो सोक्रेटिक डायलॉग के अगर राइटर की बात करी जाए तो वो कौन है, प्लेटो एंड जीनोफोन, नॉट सॉक्रेट्स, ठीक है। देन these accounts are written as dialogues in which Socrates and his interlocutors examine a subject in the style and question answers, they give rise to Socratic dialogue literally। Similarly contradictory account जो हैं, जो Socrates के थे, ठीक है, मेक आ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फिलोसफी नियरली इम्पॉसिबल। उसके बाद उनकी जो फिलोसफी थी उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया, और इसी चीज़ को हमने क्या बोला, सॉक्रेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। इन्हीं वजह से इनके जो फिलोसफी थी उनको वापस से रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल हो गया, तो उसे हमने बोला सॉक्रेटिक प्रॉब्लम। देन हम बात करेंगे प्लेटो की। अगेन सॉक्रेट्स के जो स्टूडेंट थे वो कौन थे, प्लेटो एंड जीनोफोन। तो प्लेटो इज द इम्पॉर्टेंट वन, तो हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो 3 प्रोमिनेंट फिगर हैं आपके एंशियंट ग्रीक के, दैट इज फर्स्ट वन इज सॉक्रेट, देन एरिस्टोटल एंड देन प्लेटो। अब जो आपके प्लेटो हैं वो इनके मतलब एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट हैं, और सॉक्रेट्स जो है वो प्लेटो के टीचर हैं, राइट। मतलब सॉक्रेट्स हैं, देन प्लेटो हैं, देन एरिस्टोटल है, और इन सब का जो रिलेशन है वो क्या है, टीचर स्टूडेंट का है। तो दिस इज द हायरार्की, ये इनके टीचर हैं और ये इनके टीचर हैं। सो ही फाउंडेड द प्लेटोनिस्ट स्कूल, इन्होंने प्लेटोनिस्ट स्कूल को फाउंड किया था, प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को। देन फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट। सिमिलरली इन्होंने रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करी थी, और इनको मेजर शेप जो थी वो इन्हीं ने दी थी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को। अपार्ट फ्रॉम इट ये भी ड्यूलिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने बोला था कि माइंड जो है वो इनसेपरेबल है, सॉरी माइंड जो है वो सेपरेबल है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, सेपरेबल है फ्रॉम द बॉडी। और क्या कहते हैं, इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर वी डाइज, ठीक है। हमारे मरने के बाद भी जो माइंड है वो कंटिन्यू रहता है, वो अगले जन्म में हम उन चीज़ों को लेकर जाते हैं। तो दिस इज व्हाट ही सेड, दैट्स व्हाई ही सेड नॉलेज इज इनेट एंड बॉर्न विद इन अस।
इसी वजह से जो नॉलेज है, हम अपनी नॉलेज को लेके पैदा होते हैं, और जो नॉलेज है वो इनेट है और बॉर्न होती है विद अस। तो दिस इज व्हाट बेसिकली द प्लेटो सेज। ठीक है, देन हम बात करेंगे एरिस्टोटल की। सो एरिस्टोटल इज द वन जो हमारे एम्पेरिसिज्म को लेके आए थे। एम्पेरिसिज्म इज व्हाट, देखो ये स्टूडेंट थे प्लेटो के, ठीक है, स्टूडेंट थे ये प्लेटो के, लेकिन इनके जो व्यूज थे वो उनके कॉन्ट्राडिक्टरी थे। इन्होंने बेसिकली एम्पेरिसिज्म पे ध्यान दिया, ठीक है, इन्होंने हाइपोथेटिक डिडक्टिव फार्मूला भी दिया, फॉर्मल लॉजिक रीजनिंग जो है वो भी इन्होंने दी। सो इन्होंने बेसिकली बोला कि जो ऑब्जर्वेबल है, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, ओनली दैट थिंग इज ट्रू, rather than apart from it nothing is. So speaking about it, so Aristotle was born in the 384 BCE, then died in 322 BCE. Ancient Greek philosopher थे, ठीक है, और साइंटिस्ट भी थे, स्टूडेंट थे प्लेटो के। इन्होंने बताया था ड्राइव द प्रिंसिपल ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देन एज पर द व्यूज नॉलेज इज परसिस्टिंग एंड ग्रो विद द एक्सपीरियंस। अब ये कौन थे, नर्चरिस्ट थे, जैसे मैंने आपको बताया। नर्चरिस्ट कौन होते हैं, जो आपके बेसिकली इन्वायरमेंट फैक्टर को बोलते हैं कि इन्वायरमेंट से लोग चीज़ें सीखते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नेटिविस्ट, ठीक है, नेटिविस्ट कौन होते हैं, ये बोलते हैं कि जो नॉलेज है वो इनेट है और जेनेटिक के हिसाब से आती है, ठीक है। तो वो आप कौन बोलते हैं, नेटिविस्ट। तो प्लेटो जो यहाँ पे थे वो आपके क्या बोल रहे हैं, वो इनेट नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो ये कौन है, ये आपके नेटिविस्ट हैं। ये बोल रहे हैं कि नेचर जो है, सिमिलरली जो आपकी नेचर वर्सेस नर्चर अप्रोच है साइकोलॉजी में, तो उसके अंडर ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि नेचर ही आपकी पर्सनैलिटी, आपके पर्सन के करेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर रहा है। देन अगर हम बात करते हैं इस वाले की, सो इसमें ये क्या है, एरिस्टोटल जी जो है वो आपके किसको फोकस करते हैं, ये बोलते हैं नर्चरिस्ट को। सिमिलरली ये बोलते हैं कि नेचर जो है वो इम्पॉर्टेंट है एक पर्सन को फॉर्म करने के लिए। सो दैट्स हाउ द कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर वर्क, सिमिलरली द नेटिविस्ट एंड नर्चरिस्ट वर्क। सो दिस इज बेसिकली, ये जो थे वो नर्चरिस्ट थे, और वो जो थे वो प्लेटो जो थे वो कौन थे, आपके नेटिविस्ट थे। इवन इनके बीच में एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन था, लेकिन इनके व्यू पॉइंट जो थे वो काफ़ी डिफरेंट थे। देन ही ऑल्सो गिव द हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग फार्मूला एंड फॉर्मल लॉजिक अपार्ट फ्रॉम इट। अब हम बात करते हैं रेने डेस्कार्टिस की। तो रेने डेस्कार्टिस कौन थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ड्यूअलिज्म टर्म को कॉइन कर दिया था, ठीक है। सो रेने डेस्कार्टिस वाज अ ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर ड्यूरिंग द 17th century. He considered the precursor of rationalist school of thought, and due to his vast contribution to the field of mathematics and philosophy, he is often known as the फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी हम बोलते हैं, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इन दोनों चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डाइसेक्टेड द ब्रेन, ठीक है। ही डाइसेक्टेड बेसिकली व्हाट, ही डाइसेक्टेड एनिमल ब्रेन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ही सेड दैट द स्पिरिट, वैसे तो ये ड्यूलिस्ट थे, ठीक है, वैसे तो ये ड्यूलिस्ट थे, इन्होंने बोला कि माइंड भी है, मतलब स्पिरिट, बेसिकली इन्होंने बोला देयर इज अ स्पिरिट देन देयर इज अ बॉडी। तो इन्होंने बोला कि जो स्पिरिट है वो किसके थ्रू चलती है, आपकी ब्लड के थ्रू चलती है, नर्व्स के थ्रू ट्रेवल होती है, और जो रिफ्लेक्सेस हैं वो उसी वजह से होते हैं। सो ही सेड, he agreed with Socrates and Plato for the dualism. He said all behavior are reflexive. जो भी हमारे behaviors हैं वो क्या है, reflexive है। we are मतलब जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, वही हमारे सारे बिहेवियर है, इवन द कॉम्प्लेक्स वन। तो यहाँ पे जो इनकी अप्रोच है वो किन से मैच कर गई, बिहेवियरिस्ट से मैच कर गई, ठीक है, बिहेवियरिस्ट से मैच कर गई, किससे, बिहेवियरिज्म से। अब इसके अंदर क्या है कि ये भी रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं, बिहेवियरिस्ट वाले भी उसी रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज डायसेक्टेड ब्रेन इन एनिमल। और इन्होंने क्या बोला कि ब्रेन फ्लूइड जो है उसी में स्प्लिट होती हैं, थ्रू नर्व दे एक्ट एज रिफ्लेक्सेस, और नर्व्स के थ्रू दे एक्ट एज रिफ्लेक्सेस। सारी जो स्प्लिट्स हैं वही रीजन है जिस वजह से हमें रिफ्लेक्सेस आते हैं। सो दिस इज व्हाट बेसिकली द रेने डेस्कार्टिस सेड। देन हम बात करते हैं फ्रांसिस बेकन की। देखो ग्रीक हेरिटेज को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट यूनिट इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग यूनिट ऑफ द साइकोलॉजी, जो भी आपका सिलेबस है उसके रिगार्डिंग। ये जो है, ये जो आपकी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी आपको पढ़नी होती है, एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, इट इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग वन एंड मोस्ट बोरिंग, ठीक है। आई नो दिस, आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर अडेप्टेबल फॉर यू, सो दैट थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, ठीक। इसी वजह से स्लाइड इतनी सजा के लाई हूँ मैं, अदरवाइज नो यूज़ ऑफ इट। नॉलेज जितनी होती है वो आपका मेजर इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट भी तो आप लोगों का बनाना है।
तो इसलिए ये बात बोलना चाहूँगी कि इवन दो मैं जितना भी करा रही हूँ आपका हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में एंड इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी में, इट इज़ इनफ। इससे बाहर क्वेश्चन मुश्किल से आता है आपका। अगेन 70% ऑफ द एग्जाम इज लाइक दिस, ठीक है, कि आपको सिलेबस से मिल जाता है। 30% तो मेरे को भी नहीं पता कहाँ से आता है, किसी को भी नहीं पता। मैं फेक प्रोमिस करने में बिलीव नहीं करती, ना आपको पता है ना मेरे को पता है। तो इट इज़ द 70% ऑफ द साइकोलॉजी। पेपर 2 जो आपका यहाँ से आएगा, अपार्ट फ्रॉम इट पेपर कहाँ से आएगा, नो बडी नोज, ठीक है। कोई बड़े से बड़ा टीचर नहीं जानता, बड़े से बड़ा इंसान नहीं जानता, अपार्ट फ्रॉम द पीपल जो पेपर सेट कर रहे हैं। सो उनकी तो बात ही अलग है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो इतना है, इतना तो एटलीस्ट मिनिमम आप कर ही लीजिए, क्योंकि अगर इतना नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत से लोग जो हैं वो यूनिट्स को ड्रॉप करके जाते हैं, पीपल हैव डन इट। और उसके बाद क्या होता है कि किसी भी यूनिट का वो एक्सेस में पूछ लेते हैं, वो आपकी जो यूनिट के लिए अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स होती है वो उस यूनिट के लिए बढ़ा देते हैं। तो यूजीसी वर्क्स लाइक दैट, ठीक है, कभी किसी यूनिट से ज़्यादा पूछ लिया, कभी किसी से ज़्यादा पूछ लिया। तो इस वजह से आपको प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा। एक यूनिट अगर आप सपोज, कुछ बच्चे ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि सिलेबस की 6 यूनिट कर गए, 4 छोड़ दी, नहीं इतनी मत छोड़ो। एक यूनिट छोड़ने तक इट्स ओके, उसका भी यू शुड नो कि उसमें क्या है। एक दो रीडिंग तो उसकी भी लगाओ, ठीक है, डीपर के लिए मत जाओ, बट एक दो यूनिट तो उसकी भी लगाओ, सो दैट जब वहां पे क्वेश्चन आए आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो यू कैन टेक अ चांस, राइट। सो डू दैट, डोंट जस्ट इग्नोर वन, ठीक है। सो एक यूनिट 2 यूनिट तक छोड़ना ठीक है, लेकिन 4-5 यूनिट छोड़ के जाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है, वो ना करें। सो मेरे को भी पता है बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आ चुके हैं मेरे पास जो आधी आधी यूनिट छोड़ के चले जाते हैं। लाइक मेरा इतना सिलेबस है, इट्स ओके भाई, नेट वालों को नहीं पता है कि तेरा इतना सिलेबस हो तो हम उसी में से पूछें, ठीक है। सो इट इज़ नॉट द थिंग। सो आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें, कॉम्पिटिटिव है, सारा करके जाएं। और कुछ नहीं तो इन वीडियोज़ को रिपीट पे देख लें, MCQ की प्रैक्टिस होगी उन्हें रिपीट पे देख लें, बहुत है, बहुत है। इनके नोट्स अगर आपके पास होंगे, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल वी आर ट्राइंग टू रिलीज अ बुक, ठीक है, आपके लिए बुक भी लेकर आ रहे हैं, पॉसिबल हो तो उसे भी फॉलो करें, ठीक है। सो चलो कम बैक टू द स्लाइड अगेन। सो फ्रांसिस बेकन की हम बात करेंगे। सो फ्रांसिस बेकन के अंडर क्या था, ऑल्सो नोन एज लॉर्ड विलम, ठीक है, वेरुलम। हम इनको एज अ लॉर्ड वेरुलम के नाम से भी जानते हैं। ये इंग्लिश फिलोसफर थे एंड स्टेटमेंट इन्होंने सर्व करा था एज अ अटॉर्नी जनरल एंड एज अ लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड और अटॉर्नी जनरल इन्होंने इसे सर्व करा था, ठीक है। उनका जो था साइंटिफिक मेथड के लिए जो इनकी बातें थी, जो जो इन्होंने चीज़ें उसमें बोली थी साइंटिफिक को लेके, साइंटिफिक चीज़ों को लेके, उन्होंने एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो था बेसिकली वो क्रिएट कर दिया था उस टाइम पे, ठीक है। देन उन्होंने बेसिकली इन्हें हम फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म और मॉडर्न साइंस भी बोलते हैं। रीज़न बीइंग कि इनकी जो अप्रोच थी वो प्रॉपर रैशनल थी, प्रॉपर एम्पेरिसिस थी, इस रीज़न से। देन ही आर्ग्यूड द पॉसिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड अपॉन द इंडक्टिव रीजनिंग। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या दिया था, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग आपकी क्या होती है, जब जब आप बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं ऑन ग्राउंड, तो वो आपकी इंडक्टिव रीजनिंग में आती है, ठीक है। सो ये इनका दिया था। देन हम बात करेंगे जॉन लॉके का। जॉन लॉके 29 ऑफ अगस्त 1632 से लेके 28 ऑफ अक्टूबर 1704 तक थे ये, ठीक है, इस दुनिया में। आफ्टर दैट वॉज अ इंग्लिश फिलोसोफर एंड फिजिशियन। उसके बाद इन्हें रिगार्डेड क्या करते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने लिबरलिज्म को लेके बहुत ज़्यादा बात करी, क्योंकि ये एनलाइटमेंट थिंकर थे। एनलाइटमेंट थिंकर कौन होते हैं, जो चीज़ों के बारे में आपका एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, अलग तरीके से चीज़ों को समझाते हैं, बेसिकली लोगों में एनलाइटमेंट को जो फैलाते हैं। सो ये एक आपके क्या थे, एनलाइटमेंट थिंकर थे। देन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ब्रिटिश एम्पेरिसिस्ट फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ फ्रांसिस बेकन। तो इन्होंने किसको फॉलो करा था, फ्रांसिस बेकन को ही इन्होंने बेसिकली फॉलो करा था, एम्पेरिसिस्ट थे। देन इन्होंने क्या दिया था, तबुला रासा। क्या दिया था इन्होंने, जॉन लॉके ने, तबुला रासा। तबुला रासा का मतलब ये है बेसिकली ही इट इज समवेयर रिलेटेड टू बिहेवियरिस्ट, ठीक है, बिहेवियरिस्ट प्लस इसको हम बोल सकते हैं नर्चरिस्ट, ठीक है। नर्चरिस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन है वो किसके थ्रू बना है, अपने एनवायरनमेंट के थ्रू बना है। इन्होंने बोला कि एक जो तबुला रासा इस कॉन्सेप्ट इन विच ही सेड दैट अ बेबी इज अ क्लीन स्लेट। तबुला रासा, ठीक है, इज अ क्लीन स्लेट, और उसमें क्या है कि यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। इट इज अ क्लीन स्लेट एंड यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू फील लाइक। सो जो भी इन्वायरमेंट में होता है उससे एक पर्सन बनता है, अपार्ट फ्रॉम इट नथिंग एग्जिस्ट, कोई इनेट नॉलेज नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सो दिस इज वट ही सेड। दे बेसिकली एम्पेरिसिस्ट थे।
तो उनको ये चीज़ तो बोलनी ही बोलनी थी, तो इन्होंने तबुला रासा दिया था इन द थ्योरी दैट द इंडिविजुअल आर बॉर्न विदाउट बिल्ट इन और मेंटल कंटेंट एंड देयरफॉर ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस और परसेप्शन। जो भी नॉलेज आपकी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, या तो एक्सपीरियंस से आ रही है या आपकी परसेप्शन के थ्रू आ रही है। सो दिस इज व्हाट ही सेड। देन हम बात करेंगे इमैनुअल कांट की, ठीक है। इमैनुअल कांट के अंडर क्या था, बेसिकली इमैनुअल कांट वाज बोर्न 1724, ठीक है, एंड डायड इन 1804। जर्मन फिलोसफर थे और वन ऑफ द सेंट्रल इनलाइटमेंट थिंकर थे। इनलाइटमेंट थिंकर, अगेन आई टोल्ड यू इनलाइटमेंट थिंकर जो है आपके कौन होते हैं, तो ये भी वही थे। अब आगे देखते हैं कांट्स कंपेरेसिव comprehensive and systematic works in epistemology, metaphysics, ethic, aesthetics, और इन सब इन्होंने काम करा था, ठीक है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर थे आपके वेस्टर्न फिलोसफी में। अपार्ट फ्रॉम इट अगर बोले जाए तो नेटिविस्ट थे। किस पे बात करते थे, नेटिविस्ट का मतलब क्या हो गया, वो इनेट के ऊपर बात करते थे कि देयर इज अ इनेट नॉलेज रिसाइडिंग इन एवरी पर्सन, ठीक है। देन ही सेड एक्सटर्नल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इनेट प्रिंसिपल एंड कैटेगरीज ऑफ थॉट, कि एक्सटर्नल वर्ल्ड आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके इनर थॉट के ऊपर डिपेंडेंट है। वर्ल्ड इज हाउ यू लुक एट इट, जिस तरीके से आप वर्ल्ड को देखते हो, जिस तरीके से आप परसीव करते हो, वर्ल्ड वैसा ही है। यू कैन लुक एट इट पॉजिटिवली, यू कैन लुक एट इट नेगेटिवली। सो दिस इज व्हाट बेसिकली ही सेड, ठीक है, इमैनुअल कांट जी सेड। उसके बाद हम बात करेंगे डेविड ह्यूम की। डेविड ह्यूम वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1711 एंड डाइड इन 25 अगस्त 1776, ठीक है। स्कॉटिश एनलाइटमेंट फिलोसोफर थे, ठीक है, हिस्टोरियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, लाइब्रेरियन थे, एसेइस्ट थे, ठीक है। और अभी इसको सबसे ज़्यादा हम किसके लिए जानते हैं, जो भी इनका एम्पेरिसिज्म को लेके और नेचुरलिज्म को लेके जो इन्होंने अपना अप्रोच दी थी, जो फिलोसफीज दी थी, उनको हम इन्हें जानते हैं। एसोसिएशनिज्म स्टार्टेड बाय हिम। एसोसिएशनिज्म अगेन आपका क्या होता है, जो आपका बिहेवियरिज्म है, ठीक है, बिहेवियरिज्म ही का दूसरा नाम एक तरीके से हम एसोसिएशनिज्म बोल सकते हैं, जिसमें हम चीज़ों को, एक पर्टिकुलर बिहेवियर को दूसरे से क्या कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं। जैसे आपका क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव ने सिखाया, बेसिकली एक बिहेवियर को हम किस तरीके से लर्न करते हैं, किसी और चीज़ से एसोसिएट करके। सिमिलरली इफ आई डिड अ मिस्टेक एंड आई गॉट स्लेप्ड बाय इट बिकॉज ऑफ इट, ठीक है, सो मैंने उसे एसोसिएट कर लिया कि अगर मैंने दोबारा ये मिस्टेक करी तो द आई विल गेट स्लेप्ड अगेन, ठीक है, सो आई विल नॉट डू दैट, ठीक है। या सपोज मेरे को टॉफी मिली, सो आई विल डू दैट। सो दिस इज व्हाट बेसिकली व्हाट इट इज़ अ एसोसिएशनिस्ट, मतलब एसोसिएशनिज्म। मैं इन दो चीज़ों को एसोसिएट कर रही हूँ और उस तरीके से चीज़ों को समझ रही हूँ। सो ही गिवन द फिनोमेना ऑफ एसोसिएशनिज्म और एसोसिएशनिस्ट, ये रहा आपका, ठीक है। एसोसिएशनिज्म स्टार्टेड बाय हिम, और सिमिलरली बिहेवियरिस्ट काइंड ऑफ थिंग है। देखो आप साइकोलॉजी कहाँ से चलती आ रही है, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट इससे समहाउ रिलेटेड है। सो यू कैन सी बाय योरसेल्फ कि कैसे आपके जो ग्रीक फिलोसफर्स है वो इनसे कनेक्टेड है, ठीक है। अगेन इन्होंने बोला कि ऑल कॉम्प्लेक्स आइडिया आर इम्प्रेशन एंड सिंपल रिफ्लेक्सेस। जितने भी कॉम्प्लेक्स आइडिया हैं वो भी आपके क्या हैं, या तो इम्प्रेशंस है या आपके नॉर्मल सिंपल जो है रिफ्लेक्सेस हैं। देन हमारा लास्ट वन विच इज चार्ल्स डार्विन। सो चार्ल्स डार्विन की अगर हम बात करें, सो ही वॉज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु वॉज बॉर्न इन 1809 एंड डाइड इन 1882, ठीक है। सो ये इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बेसिकली आपकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, ठीक है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंडर इन्होंने फंक्शनलिज्म को सपोर्ट करा था। इन्होंने बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंदर आपका क्या आता है, क्या पार्ट आता है कि जो इंसान है जो अडप्ट कर लेगा, जो चीज़ों को सीख लेगा, वही सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं, जो भी एनवायरनमेंट के हिसाब से फिटेस्ट है। सो द वेरिएशन ही डेवलप्ड द डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी एवोल्यूशन हैपन बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है, बाय द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। देन द वेरिएशन इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिस्प्लेड बाय द इंडिविजुअल्स इन द स्पीसीज। When the characteristics are best suited to their environment, the individual tend to have more likelihood for surviving, evading the predators, resisting disease and finding the food. Basically he said कि अगेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जब आप अडाप्ट कर लेते हो, जब आप सिचुएशंस को लेके यूज टू, मतलब फेमिलियर होते हो, मतलब सॉरी सिचुएशंस को लेके आप एडेप्टेबल होते हो, तभी आप ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हो। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन और अ स्पीसीज टू सर्वाइव। सो जो फिट कर गया, जो अडप्ट कर गया, वही आपका सर्वाइव करा। अदरवाइज जो भी इंसान, जो भी आपका एक पर्टिकुलर स्पीसीज थी, वो क्या कर गई, एक्सटेंट कर गई, क्योंकि उन्होंने फंक्शन आगे नहीं करा, उन्होंने अडप्ट नहीं करा। सिमिलरली दिस इज व्हाट
द फंक्शनलिस्ट स्कूल सेज, इट सेज कि माइंड का जो मेजर काम है वो क्या है, माइंड प्रोसेसेस का अडेप्ट करना इन्वायरमेंट के साथ. सो समवेयर इट इज रिलेटेड टू फंक्शनलिज्म. ठीक है, सो दैट्स हाउ द ग्रीक फिलोसफी इज रिलेटेड विद द साइकोलॉजी. आपको बेसिकली सारे जो मेजर फिलोसोफर थे वो मैंने करा दिए. ठीक है, जिसमें आपके सॉक्रेट्स थे. ठीक है, जिन्होंने आपका क्या दिया, सॉरी, जिसमें सबसे पहले आपके हिपोक्रेट्स थे जिन्होंने आपके फोर ह्यूमर थ्योरी दी. हिपोक्रेटिक ओथ आपकी इन्हीं से आई है. ग्रीक फिलोसोफर्स थे. ये सारी बातें मैंने आपको बताई. और फिर इनके स्टूडेंट हमने सॉक्रेट्स को पढ़ा. ठीक है, हिपोक्रेट्स भी ड्यूलिस्ट थे, सॉक्रेट्स भी ड्यूलिस्ट हैं. ठीक है, सो हमने फिर वो करा. देन अगर हम बात करते हैं इनके सॉक्रेटिक डायलॉग जो थे वो आपके प्लेटो और ज़ेनोफोन ने लिखे. फिर हमने उस बारे में बात करी जो इनके स्टूडेंट थे. देन प्लेटो की अगर हम बात करें, ठीक है, प्लेटो जो थे उन्होंने सॉक्रेटिक डायलॉग लिखा, रिलीजन स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया, अगेन ड्यूअलिस्ट थे. देन प्लेटो वाज आल्सो ड्यूअलिस्ट. आफ्टर दैट एरिस्टोटल जी आए जो बेसिकली आपके क्या थे, नर्चरिस्ट थे. इन्होंने आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव एम्पेरिसिज्म, लॉजिक, ये सब आपका दिया, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि साइंटिफिक का यूज़ बेसिकली मेजरली. ठीक है, और नर्चरिस्ट को इन्होंने सपोर्ट करा, वो जो थे वो नेटिविस्ट को सपोर्ट कर रहे थे. आफ्टर दैट ये किसके स्टूडेंट थे, जो आपके एरिस्टोटल थे ये आपके स्टूडेंट थे प्लेटो के. ठीक है, प्लेटो के स्टूडेंट थे, लेकिन व्यूज जो थे इनके टोटली डिफरेंट थे. ठीक है, देन हम बात करते हैं रेने डिस्कार्टिस की, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रेन को डायसेक्ट करा. जो उन्होंने क्या बोला कि जो फ्लूइड है उसमें स्पिरिट्स होती हैं और स्पिरिट्स कैसे एक्ट करती हैं, थ्रू द नर्व बाय द रिफ्लेक्सेस. और साथ ही साथ इन्होंने ये फादर्स थे मॉडर्न फिलोसफी के, ग्रीक फिलोसोफर थे, सॉरी आपके फ्रेंच फिलोसोफर थे और मैथमेटिशियन थे. उसके बाद जो इन्होंने दूसरा क्या बोला कि सॉक्रेट्स और प्लेटो के साथ ड्यूअलिज्म पे इन्होंने हाँ बोला कि हाँ ड्यूअलिज्म है, बाकी रिफ्लेक्सिव जो है आपका जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्सिव है. अगेन फ्रांसिस बेकन जी आए. ये कौन थे, इन्होंने साइंटिफिक रिवोल्यूशन लेके आया, सबसे बड़े एम्पेरिसिस्ट और मॉडर्न साइंस के इन्हें फादर भी बोला जाता है. रीजन बीइंग क्योंकि साइंटिफिक जो आपके तरीके हैं, साइंटिफिकली आप कैसे इन चीज़ों से डील करेंगे उनसे सबसे ज़्यादा ये जुड़े हुए हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जॉन लॉके की, जिन्होंने आपका तबुला रासा दिया, जिन्होंने आपने क्लीन सेट की बात करी, अगेन नर्चरिस्ट की बात करी, नर्चरिस्ट अप्रोच के बारे में बात करी कि बच्चा जो क्लीन सेट है उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं. सिमिलरली वो आपका बिहेवियरिस्ट पार्ट के अंदर भी आ जाएगा. देन स्पीकिंग अबाउट द बिल्ड इन मेंटल कंटेक्ट को इन्होंने मना कर दिया. ठीक है, कि मेंटल में कोई कंटेंट नहीं होता, जो है वो आप बाहर से ही सीखते हैं. देन इमैनुअल कांट जी आए, जिन्होंने क्या बोला, जर्मन फिलोसोफर थे ये. ठीक है, इन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी की बात करी और इन्होंने बोला कि वर्ल्ड को हम जैसा देखते हैं वर्ल्ड वैसा ही है. इट्स ऑल अबाउट द इनर परसेप्शन दैट हाउ यू लुक एट द वर्ल्ड. देन डेविड ह्यूम जी आए. ठीक है, इन्होंने क्या बोला, एम्पेरिसिज्म को बात करा, एसोसिएशनिज्म इन्होंने दी. एसोसिएशनिज्म इज बेसिकली व्हाट, आपका बिहेवियरिज्म. ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला कि सारे भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो भी एक ह्यूमन कर रहा है या एक स्पीसीज कर रही है, दीज आर ऑल व्हाट रिफ्लेक्सेस. और रिलीजियस बिलीफ को इन्होंने क्या करा, टोटली रिजेक्ट कर दिया. आफ्टर दैट डार्विन्स थ्योरी, जो आपके चार्ल्स डार्विन जी है, ये आपके इन्होंने आपकी क्या दी थी, इवोल्यूशनर. ठीक है, इवोल्यूशनरी अप्रोच दी थी इन्होंने. इसमें फंक्शनलिज्म के बारे में बताया था कि अडेप्टिव करना इंपॉर्टेंट है. अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे तो नेचर जो है आपको सेलेक्ट नहीं करेगा और आप नेचर में पीछे रहोगे. हेंस यू विल गेट एक्सटिंक्ट. अगर आप अडेप्ट कर लोगे सो यू विल गो विद द वर्ल्ड. ठीक है, जो भी फ्लो में आ गया है वर्ल्ड के साथ वो सर्वाइव करेगा, नेचुरली सेलेक्ट हो जाएगा. और जो पीछे रह गया, जो अडेप्ट नहीं कर पाया है चेंजिंग सर्कमस्टांसिस से, तो वो आपका पीछे रह जाएगा और वो स्पीसीज से आपकी क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी. सो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर आपको ग्रीक फिलोसफर्स का बहुत अच्छे से मैंने करा दिया है. जो आपका कंटेंट है इससे ज़्यादा साइकोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी बोरिंग है, आई एग्री, बट ठीक है 30 मिनट्स की आपकी अगर वीडियो होती है सो यू कैन गो अहेड विद दैट. तो आज के लिए बस इतना ही था. अपार्ट फ्रॉम इट जो आपके नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे हमारा रिसर्च का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है. इसके बाद हम रिसर्च पढ़ना स्टार्ट करेंगे. आफ्टर दैट विल गो फॉर द टेस्टिंग. ठीक है, सो रिसर्च जो है आपका मेजर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहता है, बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते. रिसर्च के आपके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 10 एग्ज़ाम में. इसका जो आपका रेशो है वो हमेशा सेम ही रहता है, हर एग्ज़ाम में सेम रहता है साइकोलॉजी के. तो 10 क्वेश्चन के अराउंड आता है विच इज़ बेसिकली और क्या कहते हैं 20 मार्क्स. ठीक है, 20 मार्क्स की आती है और इसकी वजह से बहुत बच्चे जो है लैग बिहाइंड कर जाते हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अप्लाइड. आपको पहले समझना पड़ेगा, थ्योरीज को समझना पड़ेगा, उसके बाद उनको आपको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा. तभी ये जो है आपका जो क्या कहते हैं रिसर्च का पार्ट है वो कंप्लीट हो पाएगा. पैराग्राफ्स आपके आते हैं.
तो वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टिल देन मी अंजलि कौशिक, अब हम मिलते हैं रिसर्च के उसमें। एक यूनिट आपकी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने पूरा कोर्स देखा है, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, मेहनत लग रही है इन सब चीज़ों में, सो यू शुड गो फॉर इट, और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। टिल देन मी अंजलि कौशिक।